उन्होंने मजाक सरकार का उड़ाया था कि भाई उसका पूरा वो देखना ना, वो अपने लिए नहीं बोला था कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। उन्होंने सरकार का मजाक उड़ाया था किसी नीति का, और उसने कहा था क्या ऐसा होगा क्या कि इधर से हम आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने काट के उतना दिखा दिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हिज इंटरव्यू और यू कैन से हिज स्पीच, वो स्पीच था, हिज स्पीच वॉज नॉट शोन इन टोटो। हिज स्पीच वॉज नॉट शोन इन टोटो मतलब कंप्लीट, टोटल, टोटो बना है टोटल से, टोटल स्पीच नहीं दिखाया गया था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ, इन गुड फेथ। याद रखना 2 वर्ड हैं, बोना और बेनी। ये दोनों का मतलब एक ही है, गुड, और एक रूट है फिड जिसका मतलब है विश्वास यानी फेथ। फिड से कई वर्ड पढ़ोगे, ठीक है ना। ये 2 ये रूट है, देख लो। इन गुड फेथ का मतलब क्या हुआ, बोनाफाइड। जैसे आप जब जाके अपने लिए खरीदते हो, लेते हो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हम कहें क्या कि भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम, मैं सब कुछ अपना मेडिकल वगैरह दिखा दूंगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानते हो एक बीमारी है डिप्रेशन, जो पता नहीं चलता उसको डिप्रेशन है, ठीक है ना। ये ऐसी खतरनाक बीमारी क्यों है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि अगले को डिप्रेशन है, ठीक है। अब मान लो मैंने 10 करोड़ का अपना करवा लिया इंश्योरेंस, और 2 महीने का प्रीमियम भरने के बाद मैंने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, 10 करोड़ ना देना पड़े इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरा तहकीकात करते हैं, और तहकीकात करने के बाद मेरे साइकेट्रिस्ट जो मेरा इलाज कर रहे हो उसके पास पहुंच के उन्होंने मेरा पुराना पर्चा निकाल लिया, मेरा विजिट का वो निकाल लेगा, और 10 करोड़ रुपया नहीं देगा। बोलेगा इनफैक्ट हम लोगों ने बोनाफाइड सेल किया था, अपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बोनाफाइड दिया जाता है, इन गुड फेथ दिया जाता है। So the insurance was bona fide, but she had hidden a very important fact that she was suffering from depression. है ना, मैंने छुपा लिया तो क्या होगा, इसीलिए उसको मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा पैसा, क्योंकि गुड फेथ में बेचा गया था, और जो मैंने एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अपने लाइफ का छुपाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आओ 33, स्टेटमेंट रिटन और ओरल टू डिफेम अ पर्सन। मान लो आपने मेरे खिलाफ पर्चे छाप के सारे न्यूज़पेपर में बंटवा दिए, मैं आप पर केस कर दूंगी, क्या केस मेरा होगा अगेंस्ट यू फॉर लाइबल, अगेंस्ट यू फॉर लाइबल। आपने क्या किया, आपने 8-10 लोगों के मीटिंग में कहा कि पता है नीतू सिंह तो ऐसे ऐसे की हुई है, और आपने बहुत गंदे तरीके से मेरा असैसिनेशन कैरेक्टर का, मेरा जो एक सोसाइटी में छवि है उसको अच्छे से आपने असैसिनेट करके यानी कि बिल्कुल खराब करके रख दिया, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब खाली राज हत्या नहीं होता है, बल्कि यानी कि पॉलिटिकल हत्या नहीं होता है, बल्कि किसी तरह से खराब करके किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन भी कहा जाता है ना। अब मैं क्या करूंगी, आप पर केस करूंगी, एंड दैट इज फॉर स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब है आपने मेरी बेइज्जती बदनामी की है ओरली, और लाइबल होता है यानी बेइज्जती बदनामी की है आपने पोस्टर, पैम्पलेट या फिर न्यूज़पेपर में कुछ मेरे खिलाफ आपने छपा के किया है, ठीक है। क्लियर। चलिए ये एक बार देखो 1 मिनट के लिए। चलो शुरू करें। देख लिया वर्ड्स, खाली देख लो बस आप लोग। देखो आप लोग जब
कहीं मान लो यूपी का, अभी यूपीएसआई निकलने वाला है, सभी लड़के फटाफट अपना डोमिसाइल बनाएंगे। एमपी पीसीएस में आपको पता है ऐसे ऐसे लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ है जो कि यहाँ पर कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका डोमिसाइल था। और भाई डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप उसको कहीं पर भी नहीं दावा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एमपी पीसीएस में एमपी के लड़कों का, और एमपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें कुछ तैयारी भी करनी है। हम जब पहली बार गए थे केडी कैंपस को लेके, तो वहाँ के बच्चों को सच कहे तो एसएससी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो वहीं के लोकल वैकेंसी जो होते हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहते थे। इसका मतलब है कि मैंने कहा कि ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ था जो कहीं कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं करते थे, है ना। कहाँ पे? एमपी पीसीएस में या एमपी एसआई में। क्यों? क्योंकि वहां उनका डोमिसाइल है। व्हाट इज डोमिसाइल? डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट रेसिडेंस का, और वहां पर कुछ 50 या 60% वहां का रिजर्वेशन है वहां के लोगों के लिए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपना डोमिसाइल बना के रखते हैं। डोमिसाइल यूपी वाले अपना यूपी का बनाते हैं, एमपी वाले अपना एमपी का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे परमानेंट रेसिडेंस का एक सर्टिफिकेट होता है, जिसके बाद उनको वहां पे क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है ना। और ये बताता है कि भाई आप यहाँ के मूल निवासी हो, इसलिए आपको कुछ विशेष सहूलियत या विशेष एडवांटेज दिया जाता है जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहां के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आओ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग को हिंदी में कहते हैं दया मृत्यु। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक व्यक्ति का बिल्कुल कंप्लीट स्पाइनल इंजरी हो गया, पूरा कंप्लीट स्पाइनल इंजरी हो गया। अब वो ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसको लगता है कि हम बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं और डॉक्टर कह देता है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता इलाज, तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, कोर्ट चले जाते हैं यूथनेशिया के परमिशन के लिए कि भाई क्लिनिकली हमको एक पीसफुल मौत दे दी जाए, है ना। तो वो एक दया मृत्यु के लिए वो चले जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड यूथनेशिया। सो व्हाट इज यूथनेशिया? यूथनेशिया मीन्स to let a person die peacefully instead of living that painful life. Okay, clear? Next आओ 36। आपको पता है माल्या का हो, नीरव मोदी का हो, एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की जा रही है। एक्स्ट्राडिशन की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि भाई वहां से यहां पर केस है, वहां पर तो उसने कुछ नहीं किया है, वो लोग लंदन में बैठे हुए हैं। तो लंदन के गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप इनको यहाँ इंडिया ट्रांसफर करिए, क्योंकि यहाँ से इन्होंने बहुत बड़ा गवर्न करके गए हुए हैं। इसका मतलब है कि उसके बाद ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी को उस कंट्री से लाके इंडिया में दिया जाए हमें, यानी कि प्रत्यार्पण जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्राडिशन ऑफ नीरव मोदी इज बीइंग ट्राइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, है ना, is being demanded also. Crime against one own country, जिसको कहते हैं राजद्रोह। राजद्रोह का मामला बहुत खराब मामला है। इसका जो केस बनता है ना, करियर बर्बाद है। इसीलिए जितने लोग शाहीन बाग वगैरह में उछल कूद मचा के और चले गए और सबसे आगे होके अपने ऊपर केस खा लिए हैं, जिंदगी उनकी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद है। द रीजन इज हत्या से बड़ा मामला राजद्रोह का होता है, यानी आप अपने देश के खिलाफ द्रोह में जा रहे हो। सो क्राइम अगेंस्ट वंस ओन कंट्री इज ट्रिजन और सेडिशन। राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह जो बोल दो आप, हालांकि हिंदी में राजद्रोह कहते हैं क्योंकि पहले राजा होते थे ना, तो राजा के खिलाफ या राज्य के खिलाफ द्रोह जो होता था उसको राजद्रोह कहते थे। ठीक है, 38। बेटा डेनिजन इज नथिंग बट सिटीजन। क्योंकि आप सिटीजन वर्ड जानते हो तो हमने डेनिजन लिख दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लेवल हाई वर्ड था इसलिए लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, डन इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली वन साइड इन अ केस। ध्यान से सुनना, मैंने आपके खिलाफ केस किया, आपके खिलाफ मैंने समन भी भेज दिया, कोर्ट से भी समन चला गया, आपने उसको रिसीव भी कर लिया। अब कोर्ट आए नहीं आप, तो कोर्ट को मैं कहूंगी कि भाई उनको रिसीव हो गया समन, उनको आना चाहिए था, आप प्लीज एक पार्टी के पक्ष में प्रोसीड कर दीजिए और कोर्ट देख लेगा अच्छा रिसीव हो चुका है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर लेगा। व्हाट इज एक्स पार्टी? एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी के पक्ष में, वही तो दिया, इन द इंटरेस्ट,
ऑफ वन पार्टी या वन साइड, इट इज एक्स पार्टी। ठीक है, अब ये बेटा ये वर्ड को इंडिक्ट नहीं करते हैं, कहते हैं इसमें सी साइलेंट है और आई का प्रोनाउंसिएशन आई है। इट इज कॉल्ड इंडाइट। व्हाट इज इंडाइट? ध्यान से सुनना। जब मान लो एक कोई एफआईआर दर्ज हुआ है ना, तो एफआईआर में पर्सन ए है जिसका नाम है, लेकिन कुछ मामला आगे बढ़ा तो पर्सन बी का नाम भी उस एफआईआर में आ गया। इसका मतलब ऑफिशियली क्या हुआ? His name has been indicted in the case. This means क्या हुआ? ऑफिशियली, औपचारिक रूप से उस एफआईआर, तभी मैं एफआईआर का नाम ले रही हूं, क्योंकि ऐसे ही किसी को ब्लेम करते रहो तो थोड़ी हो जाएगा इंडाइट, है ना, वो तो एलिगेशन हो गया। अब एलिज कर रहे हो, एक्यूजिंग, ऑफिशियली एक्यूजिंग समवन, आरोप लगाना किसी पर ऑफिशियली, यानी एफआईआर का इसलिए नाम लिया मैंने। तो मैंने क्या कहा? B's name was indicted in the FIR. Indicted in the case मतलब हो गया ऑफिशियली उसका भी नाम शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलो ये देखो, एक मिनट बेटा, चलो देखो ध्यान से। प्लेस वेयर आर्म्स मतलब क्या होता है बेटा? आर्म्स का मतलब यहां पर हथियार हुआ, ठीक है ना, जहां पे हथियार हो या गोला बारूद हो, ये जहां रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्सेनल या आर्मरी। यानी जहां पर भी हथियार, असला बारूद जिसको कहते हैं हिंदी में, वो रखा जाता है ना, उसको आर्सेनल या आर्मरी कहते हैं। यानी वो प्लेस जहां पे वेपन्स आर केप्ट, वेयर आर्म्स और वेपन्स आर केप्ट इज कॉल्ड आर्सेनल और आर्मरी। नेक्स्ट आओ, आप एक केस करते हो ना, जब लास्ट में देखना कि एक एफिडेविट लगता है। एफिडेविट में लिखा रहता है कि जो जो चीजें मैंने कहा है वो सब सही है, और साइन करते हो। अगर उसमें कुछ भी गलत पकड़ा गया तो आप पर सेक्शन 340 के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है, एंड दैट इज फॉर परजुरी। व्हाट इज परजुरी? आप कुछ कोर्ट में बोल रहे हो अंडर ओथ, गलत, झूठ बोल रहे हो, यानी अंडर ओथ आपने झूठ बोला है, दैट इज कॉल्ड परजुरी। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉलोइंग समवन, कोई लड़की जा रही है, आप पीछे पीछे उसके चले जा रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। आप उसका पीछा कर रहे हो। अब तो ऑनलाइन स्टॉकिंग भी होता है, जब उसके आप प्रोफाइल खोल खोल के बार बार देखते हो वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कौन सा फोटो डाली है, कहां गई है, फिर वहां पहुंच जाते हो, दैट इज स्टॉकिंग, है ना। जो सड़क पर भिखारी रहते हैं,
कई बार होता है गवर्नमेंट उनको मकान वगैरह देती है ना, आपको झुग्गियों टाइप में जगह पे कुछ 25 गज वगैरह का मकान बना के देती है। वो क्या करते हैं, उनको रेंट लगा के फिर से सड़क पे आ जाते हैं। यू नो दैट इज अ क्राइम। लिविंग ऑन द स्ट्रीट इज अ क्राइम। आस्किंग पीपल फॉर मनी इज ऑल्सो अ क्राइम। वो बेगरी जो है ना, इसीलिए आप कई बार होता है जो भीख देते हो ना, हो सकता है आपको पुलिस पकड़ ले। क्यों? बिकॉज दैट इज वेगरेंसी। वो एक क्राइम है जिसका कहते हैं वेगरेंसी। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, कोई भी प्रॉपर्टी जो अनक्लेम्ड हो, कोई भी चाइल्ड जो होमलेस हो, है ना, उसको वेफ कहते हैं, दोनों को वेफ कहते हैं। लेकिन होमलेस चाइल्ड, जिस बच्चे का कोई माँ बाप नहीं हो, सड़क पे ऐसे ही पड़ा हो, उसको हम फॉन्डलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड अनक्लेम्ड चाइल्ड दोनों के लिए एक और वर्ड है, दैट इज वेफ। वो याद रखना। वेफ का मतलब होता है, जैसे जानते हो क्या है, इसी वेफ के चक्कर में कहते हैं कि विकास दुबे की हत्या हुई है। मतलब विकास दुबे को लोग पकड़ने वाले थे जाके पुलिस, उनका कहना था कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी जगह है कि पता ही नहीं कहाँ कहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए उस रात उनको पकड़ने गया था पता लगाने के लिए कि इसके बेनामी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है, जो इससे निकलवाया जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा। और विकास दुबे को यह पता था कि आ रहे हैं मुझे जान से मारने के लिए। ठीक है, तो बस इसी में दोनों के बीच में ऐसा हुआ है। अब देखो, अगर मेरा ईमेल आप किसी पासवर्ड से हैक करके जाके पढ़ लिए, या मेरा व्हाट्सएप में जाके पढ़ लिया आपने, है ना, तो इसका मतलब आप क्या है, आप हैकर हो। और मेरे ईमेल को क्या किया आपने, मेरे नॉलेज के बिना आपने पढ़ लिया। हो सकता है मेरे ईमेल में घुस के आप किसी टेररिस्ट को मैसेज भेज दोगे, है ना, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा क्राइम है भाई, ये हैकिंग है। ठीक है। और हैच का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा, अंडा देना होता है, जो सॉरी अंडा से बच्चा निकलना होता है ना, एक्स हैच। बोलोगे यहां कौन सा बच्चा निकला, बेटा यहां पर ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल यहां पर भी हुआ है, लेकिन षड्यंत्र करने के रूप में। जब आप षड्यंत्र करते हो तो यू हैच अ कॉन्स्पिरेसी। देखो, यू हैच कॉन्स्पिरेसी इफ यू प्लान टुगेदर टू डू सम ऑफेंस, यानी किसी के साथ मिलके साठगांठ करके कुछ हम ऑफेंस करने वाले हैं, वो प्लानिंग करना इज टू हैच अ कॉन्स्पिरेसी। यहीं तक रहने दो बेटा। आज आप लोग 16 नंबर पेज तक कर चुके हो, याद रखना।